हेलो प्यारे बच्चों, डाउटनेट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? भाई आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो ये है हमारी कक्षा 10 की विज्ञान का समय 2021-22 के बैच के लिए, मतलब जो इस बार गए हैं कक्षा 10वीं में उसके लिए है ये बैच। ठीक है, तो भाई जब हम बड़ी क्लासों में जाते हैं तो हमारी जो विज्ञान है वो 3 भागों में बढ़ जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं रसायन विज्ञान, है ना, जो हमारी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो रसायन विज्ञान वाला पार्ट मैं आपको पढ़ाऊंगी। मेरा नाम निष्ठा है। हम पिछले 8-10 दिनों से मिल रहे हैं और हमारी एनसीईआरटी में जो अध्याय नंबर 1 से लेकर 5 तक हैं वो आपके रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। तो हमारा पहला अध्याय है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उस अध्याय को हम पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं और भाई आज है इसका लेक्चर नंबर 8। जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने कोई क्लास मिस कर दी है, उनका डाउट रहता है कि मैम फ्री क्लासेस को देखें कैसे डाउटनेट ऐप पर। तो देखते हैं भाई फ्री क्लासेस कैसे देखते हैं। तो देखिए बेटा, जैसे ही आप डाउटनेट ऐप को ओपन करते हो तो आपको यहाँ कोने में डाउटनेट का लोगो दिख जाएगा। लोगो पे क्लिक करोगे तो क्या होगा बेटा, जैसे ही आपने लोगो पर क्लिक किया आपको आपकी कक्षा पूछेगा और माध्यम पूछेगा। कक्षा आपकी 10वीं में आ गए हो, बड़े हो गए हो अब तो। माध्यम आपका हिंदी है। चलो, अब जैसे ही साइड में ऑप्शन आता है लाइव क्लासेस का, तो लाइव क्लासेस पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो उस समय जो भी क्लास चल रही होगी वो दिख जाएगी। जैसे हम बात करें हमारे कक्षा 10 विज्ञान की, तो 5 बजे जैसे आपने क्लास खोली तो आपको 5 बजे किसकी क्लास दिखेगी? मेरी। यहाँ नीचे लिखा हुआ आएगा ज्वाइन नाउ, तो उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर लें। ज्वाइन कर लिया बेटा, उसके बाद देखो अगर उस क्लास को ज्वाइन कर लिया, अब उसके अलावा आपको कोई रिसेंट क्लासेस जो भी हुई हैं वो देखनी है। रिसेंट क्लासेस मतलब जो हाल में कक्षाएं हुई हैं, हाल की कक्षाएं। अब याद रखना बेटा, आपका सेशन है 2021-22 का हिंदी मीडियम का, उस पर क्लिक करना है आपको। जैसे ही उस पर क्लिक किया आपने तो भाई आपकी जो भी मिस्ड क्लासेस हैं, जो क्लास आपने मिस की है वो दिख जाएगी। जैसे ये कोई क्लास है, स्वाइप करते जाओगे क्लास दिखती जाएगी। अब क्लास के नीचे यहाँ पर लिखा हुआ आता है गो टू चैप्टर। अगर उस गो टू चैप्टर पे क्लिक करोगे तो भाई आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। 5 को ये हुई थी, 6 को ये हुई थी, 7 को ये हुई थी, 8 को ये हुई थी, जो भी आपको देखनी है। तो इस प्रकार डाउटनेट पर क्लासेस देखनी है। तो भाई क्या आपको समझ में आया कि डाउटनेट पर फ्री क्लासेस कैसे देखनी है? अभी आपके स्क्रीन पर एक पोल आएगा, उसके माध्यम से मुझे जवाब दे दीजिए बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद पोल में पार्टिसिपेट किया। आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी क्विज देखेंगे। तो देखते हैं क्विज का पहला प्रश्न। कौन सी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलेगी? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, दोनों या फिर कोई नहीं? जल्दी से बताओ बेटा। जल्दी करो बेटा। अगला प्रश्न, संयोजन अभिक्रिया में एकल उत्पाद का निर्माण होता है, यह कथन है। समय समाप्त हुआ। दोनों प्रश्नों के उत्तर देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। कौन सी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलेगी? कल बात की थी हमने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है, ऊष्मा निकलती है। तो भाई ऊष्माक्षेपी। संयोजन अभिक्रिया में एकल उत्पाद बनता है, बिल्कुल सत्य कथन है। तो भाई आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है।
क्यों पता है? एक तो हम एक नटखट बच्चे की कहानी पढ़ेंगे जो हर काम करने के लिए क्या करता है, कुछ न कुछ मम्मी से घूस लेता है। और आज हम पढ़ने वाले हैं ली और काजू की शादी। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? ली और काजू की शादी। मैम क्या है ये ली, कौन है काजू, क्या है? उसके लिए आपको क्लास पूरी देखनी पड़ेगी। तो आज हम दो काम करेंगे, नटखट बच्चे की कहानी पढ़ेंगे और ली और काजू की शादी करवाएंगे। क्या करेंगे बेटा? ली और काजू की शादी करवाएंगे। तो क्या है, इस चीज को जानने के लिए आपको क्लास के अंत तक बना रहना पड़ेगा। क्लियर है? चलो, तो भाई कल हमने बात की थी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की, और जो भी आप लोगों के डाउट है बिल्कुल क्लास के एंड की तरफ हम देखेंगे। तो कल हमने बात की थी बेटा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की, कि ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा निकले। किसकी बात की थी बेटा? ऊष्मा के निकलने की, है ना, ऊष्मा के निकलने की। ठीक है, तो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, सभी बच्चों ने किया है, सब बहुत बधाई के पात्र है। और मुझे रियल यकीन मानी, मुझे बहुत खुशी होती है कि भाई बच्चे मेरे जो भी हैं बात को मान रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में डाल रहे हैं। वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू बेटा। ठीक है, तो अब बात करते हैं श्वसन की। तो मैंने आपसे पूछा था कि श्वसन में क्या होता है, ये पढ़ के आना। तो देखो क्या होता है बेटा, हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, हमारे शरीर में जो खाना होता है वो टूटता है। क्या होता है? टूटता है। ठीक है, भोजन टूटता है। अब होता क्या है बेटा कि जब हम श्वसन क्रिया में क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन गैस क्या करती है, हमने जो खाना खाया है, खाने से जो हमारे शरीर में ग्लूकोज मिली है उससे क्रिया करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, जल बनाता है और ऊर्जा बनाता है। अब वही जो ऊर्जा है ना, श्वसन किया तो ऊर्जा मिली, उसी के कारण हम क्या करते हैं, काम कर पाते हैं, है ना। जब हम बहुत सारा खेल लेते हैं तो क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं। और जब हम थक जाते हैं तो क्या करते हैं, जोर जोर से सांसें लेते हैं। बोलते हैं ना सांस फूल गई है, क्यों फूल गई है? आपने इतना काम किया, इतनी सारी एनर्जी खाई, आपने इतनी सारी ऊर्जा ले ली, इतना सारा काम कर लिया, अब शरीर में ऑक्सीजन है ही नहीं तो ऊर्जा बंद कैसे रही है? ये तो एक निरंतर प्रोसेस है। तो बेटा हमारा श्वसन जो है उसमें क्या होता है, हमारा जो शरीर में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, और होती है हमारी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन श्वसन के दौरान आई। अब इससे क्या होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जल मिलता है और ऊर्जा मिलती है। याद करो, हम छोटी कक्षा में पढ़ते हैं ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। मतलब अगर ऊर्जा निकल रही मतलब ऊष्मा निकल रही। और ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा निकले, ऊर्जा निकले, क्या कहलाएंगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएंगी। इसीलिए श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन कैसी अभिक्रिया है बेटा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखना, अगर आप नाक और मुंह दोनों बंद कर दो हालत खराब हो जाएगी आपकी, नहीं रह सकते। हम क्या बोलते हैं, श्वसन एक निरंतर प्रोसेस है, हमें लगातार करना है। अगर हम श्वसन बंद कर दे तो हमारे लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि श्वसन के दौरान जो ऑक्सीजन हम लेते हैं उसी से तो क्या होता है बेटा, हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है वो क्रिया करके हमें ऊर्जा देता है। और ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊर्जा निकले वो कहलाती हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है, ये प्रश्न आता है परीक्षा में। तो क्या लिखोगे, श्वसन के दौरान ली गई ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ क्रिया करके ऊर्जा प्रदान करती है, जिसकी रासायनिक समीकरण ये रही। क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊर्जा ऊष्मा निकल रही है, इसीलिए हम श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगर सबको ये कहानी क्लियर हो गई भाई, ये मूवी एकदम क्लियर हो गई, हिट हो गई अगर श्वसन की मूवी, तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में थम्स अप दिखाओ कि हाँ मैम ये मूवी तो एकदम बॉक्स ऑफिस पे हिट है। जल्दी से बताओ भाई। चलो, तो ये रहा हमारा ऊष्माक्षेपी श्वसन की बात। अब बेटा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा निकल रही है, तो यहाँ पे ऊष्मा या ऊर्जा लिखना जरूरी है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। मैम हमको कैसे पता चलेगा कि ऊष्मा निकल रही है या ऊष्मा
क्या हो रही है। तो बेटा ये परीक्षा में आपको पहचानना होगा। जैसे आपको जब भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, क्या ट्रिक बताई थी कि जब भी उत्पाद में क्या लिखा हुआ आ जाए, प्लस ऊष्मा, ऊष्मा की जगह ऊर्जा लिखा हुआ आ जाए, है ना, तब क्या बोलोगे बेटा कि वो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। क्लियर है ना। तो भाई ये देख लिया, क्लियर हो गई बात। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकल रही है तो हमें लिखना है कि ऊष्मा या ऊर्जा निकल रही है, हमें लिखना होता है। हमें कैसे मालूम चलेगा, हमको याद करना होगा जो हमारी बुक में है। जब हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो बेटा कुछ बच्चों ने बोला भी था मैम आप इसका रिवाइज करवा दो। तो बिल्कुल, जैसे ही मेरा ये जो फर्स्ट चैप्टर है हमने पढ़ा है वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम एक बार उसका वन शॉट रिवीजन करेंगे, जिसमें हम पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे। और उसके नेक्स्ट डे क्या करेंगे, इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, आपको याद रखनी चाहिए, वो मैं आपको एक दिन लिखवाऊंगी। तो परेशान नहीं होना है, आप मेरे पास आए हो ना तो आपकी केमिस्ट्री तो एकदम ऐसे चुटकियों पे हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अब दूसरी बात बेटा, ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है। तो मैंने आपको बोला था एक बार अगर मैंने आपको संतुलन सिखा दिया तो संतुलन आपका हमेशा होमवर्क रहेगा। संतुलन होमवर्क है। क्लियर है बात। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, फिर बढ़ेंगे आगे। अब बेटा बात करते हैं ऊष्माशोषी की। ठीक है, तो भाई एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है, वो क्या करता है, वो अच्छा बच्चा है तो अच्छा बच्चा, लेकिन उसको कोई भी काम बोल दो उसको बहुत जोर आता है, मैं नहीं करूंगा ये काम, है ना। क्या है भाई, उस लड़के की कहानी क्या है, ध्यान से सुनना। एक लड़का है, ठीक है, अब वो क्या करता है, उसको कोई भी काम बोल दो, बेटा ये कर ले, बेटा जा मार्केट से दूध लिया, बेटा जा ऐसा कर कि वो जो झाड़ू है वो लगा दे, या बेटा जा तू ऐसा कर कि रोटी लिया पापा को रोटी दे दे। कोई भी काम बोलो उसको, वो काम करने को तैयार ही नहीं है। लेकिन वो एक बात बोलता है कि मम्मी ऐसा करो, मम्मी ऐसा करो कि आप मुझे कुछ क्या दो, लालच दो, तो वो मैं काम करूंगा। क्या, जैसे आप बैठे हुए हो आराम से, ठीक है, आराम से बैठे हुए हो, कार्टून लगा के छोटा भीम देख रहे हो। अब तो बड़े हो गए हो, छोटा भीम की जगह कुछ और देखते होंगे, है ना। तो आप टीवी देख रहे हो मस्त, मम्मी आई, बेटा जा ऐसा कर मार्केट से दूध ले आ। आपका रिएक्शन कैसा होगा, बस टीवी में घुसे हुए सुन भी नहीं रहे हो, कान में आपको सुनाई भी नहीं दे रहा है। मम्मी ने दोबारा बोला बेटा दूध ले आ मार्केट से, सुना अनसुना कर दिया। तीसरी बार बोला मम्मी ने बेटा जा दूध ले आ, तो फिर आप क्या करोगे, मम्मी मैं नहीं जाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, रहने दो आप, ठीक है। फिर चौथी बार, मम्मी भी तो आपकी है, इंटेलिजेंट तो होगी, सुपर इंटेलिजेंट, तो मम्मी आपको देती है लालच। क्या बोलती है कि बेटा ऐसा कर तू 10 रुपए की डेयरी मिल्क खा लेना और दूध की थैली भी ले आना। तब आप सोचते हो चलो यार डेयरी मिल्क मिल रही है तो चला जाए। फिर आप जाके क्या करते हो, दूध लेके आते हो। तो कुछ नालायक अभिक्रिया ऐसी ही होती हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया की कहानी इस बच्चे की कहानी जैसी है। बच्चा काम कब कर रहा है, बच्चा काम कर रहा है, बच्चा दूध लेने जाएगा, लेकिन कब जाएगा, जब मम्मी उसको क्या दे रही है भाई, एनर्जी दे रही है कि भाई ले तू क्या कर, ठूस ले 10 रुपए की डेयरी मिल्क लेकिन दूध ले आ, है ना, ले बेटा तू 20 रुपए वाली डेयरी मिल्क ठूस ले लेकिन दूध ले आ। मम्मी उसको सामने से ऊष्मा दे रही है कि भाई तू ऊष्मा को ठूस और फिर काम कर। तो यही कहानी है ऊष्माशोषी अभिक्रिया की। ऐसी अभिक्रियाएं जिनको संपन्न करवाने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, सामने से ऊष्मा देनी पड़ती है कि ले भाई खा ले और अब काम कर ले। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनको संपन्न कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती। तो पहले परिभाषा लिखते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रिया जिसको संपन्न करवाने के लिए, संपन्न करवाने का मतलब समझते हो, खत्म करने के लिए, है ना, या जिसको करने के लिए, ऐसी अभिक्रियाएं जिनको संपन्न करने के लिए
ऊष्मा की आवश्यकता होती है या ऊष्मा देनी पड़ती है। मेरे साथ साथ लिखते चलो, नोट्स बनाते चलो। ऐसी अभिक्रियाएं जिनको संपन्न करने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है, भाई मुझे सामने से ऊष्मा देनी है, भाई ले ले ऊष्मा लेकिन काम कर ले, तो वो होती हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। शोषी, अवशोषण करना, तो भाई समझ सकते हो इससे भी कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की कहानी नालायक बच्चे जैसी है। याद रखने की ट्रिक बता दी मैंने। क्या? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की कहानी नालायक बच्चे जैसी है। नालायक बच्चा काम तभी करता है जब मैं उसको सामने से ऊष्मा दूंगी कि भाई ले तू खा ले डेयरी मिल्क लेकिन दूध ले आ। ठीक है, तो इस बात को याद रखोगे तो आपको ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं समझ में आ जाएंगी। उदाहरण देखते हैं, क्या करते हैं भाई, उदाहरण देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको बेटा क्या क्या बोलते हैं? इसको चूना पत्थर बोलते हैं, इसी को हम संगमरमर भी बोलते हैं। हमारे घर में जो संगमरमर है ना, वो इस कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना हुआ है। अब बेटा जब मैं इसको देती हूं ऊष्मा, ठीक है, अगर ऊष्मा की जगह डेल्टा का चिन्ह बना हुआ आ जाए, ऐसा त्रिभुज बना हुआ आ जाए डेल्टा, इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। इस डेल्टा का मतलब होता है भाई उसको ताप देना, ऊष्मा देना। तो भाई जहां भी अभिक्रिया में डेल्टा लिखा हुआ आ जाए मतलब उसको ऊष्मा देना, उसको गर्म करना, उसको ताप देना, एक ही बात है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही मैंने ऊष्मा दी तो क्या हुआ? ये टूट गया। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। अब आपको ये अभिक्रिया याद रखनी पड़ेगी कि कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही ऊष्मा देते हैं तो ये दो भागों में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब बेटा इसकी ट्रिक याद रखो कि जब भी, ट्रिक क्या याद रखनी है कि जब भी तीर के ऊपर ऊष्मा लिखा हुआ आ जाए, क्या बेटा? जब भी तीर के ऊपर ऊष्मा लिखा हुआ आ जाए, जब तीर के ऊपर ऊष्मा लिखा हुआ आ जाए तो समझ जाना ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं हैं, है ना? ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, समझ जाना। मैम ये तो वियोजन अभिक्रिया भी है, यहाँ पर एकल अभिकारक है। कुछ बच्चों के दिमाग में क्या आया है भाई? किस किस बच्चे के दिमाग में आया है कि मैम यहाँ पर एक अभिकारक है, एक अभिकारक है, एक अभिकारक। और आपने हमें एक ट्रिक लिखाई थी कि जहां पर भी एक अभिकारक आ जाए वहां वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है। तो बेटा बात ध्यान रखना कि किसी एक अभिक्रिया में एक से ज्यादा प्रकार के अभिक्रियाएं हो सकती हैं। मतलब एक ही अभिक्रिया में, जैसे ये अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी है और वियोजन अभिक्रिया भी है। तो ये अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया का भी उदाहरण है। अब बेटा एक बात और समझो, जैसे मुझे किसी भी चीज को तोड़ना है, वियोजन अभिक्रिया में हो क्या रहा है? एक चीज है वो टूट के 2 या 3 भागों में बट रही है। अब बेटा इस पेन को मुझे तोड़ना है तो क्या मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी? क्या लगता है आपको? हाँ या ना में जवाब दो। मुझे इस पेन को तोड़ना है, क्या मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी? बिल्कुल लगानी पड़ेगी। मुझे इस रिमोट को तोड़ना है, क्या मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी? बिल्कुल लगानी पड़ेगी। मतलब किसी भी चीज को आपको तोड़ना है तो आपको सामने से ऊर्जा देनी पड़ेगी ताकि वो चीज टूट जाए। वियोजन अभिक्रिया का मतलब एक चीज टूट के 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना रही है। ऊष्मा शोषी मतलब ऊष्मा ले रही है। तो सामान्यतः हम ये बोल सकते हैं कि वियोजन अभिक्रिया जो है वो ऊष्मा शोषी प्रकार की होती है। मतलब वियोजन अभिक्रिया में हमेशा हमें ऊष्मा देनी पड़ती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा के लिखो, वियोजन अभिक्रिया में वियोजन अभिक्रिया में पदार्थ को तोड़ने के लिए, पदार्थ को तोड़ने के लिए
ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि वियोजन अभिक्रिया एक प्रकार की ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। तो वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया एक प्रकार की क्या होती है बेटा बताओ? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। ठीक है, क्लियर है भाई? चलो अब मैं एक अभिक्रिया लिख रही हूं, आप बताना किस प्रकार की अभिक्रिया है। अगर एक से अधिक प्रकार है तो एक से अधिक प्रकार बताना। जैसे 2NaHCO3, ये NaHCO3 इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं बेटा? जिसके पीछे भी HCO3 लिखा हुआ आ जाए। क्या बेटा? जहां भी पीछे HCO3 लिखा हुआ आ जाए वो होता है बाइकार्बोनेट। सोडियम Na मतलब सोडियम, पीछे HCO3 लिखा हुआ आया है, इसीलिए ये है बेटा मेरा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बताओ इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का प्रकार क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, जल्दी जल्दी। फिर हमें ली और काजू की शादी भी करवानी है, जल्दी जल्दी करो। चलो देखते हैं। मैम अभिकारक एक अकेला है, आपने ट्रिक लिखवाई थी कि जब भी एक अभिकारक आ जाए समझ जाना कि ये वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है भाई, अब देखो तीर के ऊपर ऊष्मा नहीं लिखा हुआ है लेकिन डेल्टा लिखा हुआ है। मैंने क्या लिखा था? तीर के ऊपर ऊष्मा लिखा हुआ आ जाए या ये डेल्टा लिखा हुआ आ जाए? डेल्टा का मतलब होता है गरम करना। गरम कर रहे हो मतलब ऊष्मा दे रहे हो, ऊष्मा दे रहे हो। सामने से इस सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका सामान्य नाम होता है खाने का सोडा। हमारे घरों में खाने का सोडा मम्मी उपयोग लाती हैं, वो खाने का सोडा। ठीक है, अब देखो इस खाने के सोडे को तोड़ने के लिए मुझे ऊष्मा देनी पड़ रही है। तीर के ऊपर ऊष्मा है, ऊष्मा नहीं लिख के डेल्टा का निशान लगाया है, उसका भी यही मतलब है। तो इसीलिए क्योंकि मुझे सामने से ऊष्मा देनी पड़ रही है, इसीलिए ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी है। क्लियर? ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलो एक और उदाहरण करते हैं, बताना। FeSO4, ठीक है, चलो बताओ भाई ये कौन सी अभिक्रिया है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ इसमें अभिक्रिया का प्रकार। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों के उत्तर आने चाहिए, आपस में बातें नहीं करनी है। तो मैम क्योंकि इसमें एकल अभिकारक है इसलिए ये वियोजन तो है, क्योंकि ऐसी अभिक्रिया इसमें सिर्फ एक अभिकारक हो वो होती है वियोजन अभिक्रिया। अब मैम तीर के ऊपर ऊष्मा लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब मैं इसको सामने से ऊष्मा दे रही हूँ। अगर मैं सामने से ऊष्मा दे रही हूँ तो इसीलिए ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी है। ठीक है, अब बेटा कभी कभी क्या होता है, ये ऊष्मा तीर के निशान के ऊपर नहीं आके अभिकारक में आता है। जैसे मैंने लिखा FeSO4 प्लस ऊष्मा। अब देखो जब भी अभिकारक में ऊष्मा लिखा हुआ आए समझ जाना ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो ट्रिक हमारी अगली ट्रिक क्या है? अगली ट्रिक है हमारी, जब भी अभिकारक में
जब भी अभिकारक में क्या लिखा हुआ है बेटा, प्लस ऊष्मा लिखा हुआ है। ध्यान रखना बेटा, मैंने प्लस ऊष्मा बोला है, माइनस ऊष्मा नहीं बोला है। जब भी अभिकारक में प्लस ऊष्मा लिखा आए तो बेटा वो आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होंगी। ठीक है, यहां पे भी इसको सही कर देना। अरे शिट, चलो मिट गया वो, कोई बात नहीं, मिट गया तो मिट गया। समझ में आ गई ना बात कि जब भी अभिकारक में क्या लिखा हुआ आ जाए प्लस ऊष्मा तो उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कर देना। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, अब हमें लिखना है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में अंतर, जो बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, और उसके बाद हम ली और काजू की शादी कराएंगे। ठीक है, तो चलो, ऊष्माक्षेपी और दूसरा है बेटा हमारी ऊष्माशोषी। दोनों में हमें लिखना है अंतर। तो जल्दी से बताओ पहला अंतर क्या है। पहला अंतर ये है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं जो हैं उसमें ऊष्मा ली जाती है, सॉरी बाहर निकलती है, जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, जैसे श्वसन है ना। श्वसन में हमने क्या किया, ऑक्सीजन ली, उसने ग्लूकोज के साथ मिली और ऊर्जा बाहर निकली। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकले। तो शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, आप डिटेल में लिखना क्या हो रहा है। ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा निकल रही है। और अगर मैं बात करूं ऊष्माशोषी की, तो भाई ऊष्मा क्या हो रही है बेटा, ऊष्मा अवशोषित हो रही है। अवशोषित का मतलब होता है भाई ग्रहण करना, है ना। मैंने ऊष्मा निकली वहां से कहीं से भी, उस ऊष्मा को मैंने अवशोषित कर लिया, तो ऊष्मा लेना, तो ऊष्मा अवशोषित होती। अब दूसरी बात, चलो अब आप मुझे एक बात बताओ, है ना। जैसे आपने आपके घरों में क्या किया होगा, भाई सर्दियों के दिन आते हैं तब आप क्या करते हो, लकड़ी जलाते हो, है ना। लकड़ी जलाते हो, लकड़ी जलाते हो तो क्या होता है भाई, आप तापते हो। क्या करते हो भाई, सर्दियों में क्या चाहिए, ठंड लग रही है, थोड़ा सा गर्मी चाहिए, तो आप ताप करते हो। तो मैंने कल आपको बताया था वो क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि उसमें ऊष्मा निकल रही है ना। अब इसका मतलब आप एक बात बताओ, ऊष्मा निकलेगी, ऊष्मा ताप का ही एक रूप है। ऊष्मा निकली मतलब ताप निकला, मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होंगी तो ये क्या करेंगी, हमारे आसपास के वातावरण का ताप बढ़ा देंगी। तभी तो भाई हमें तापने में अच्छा लगता है, हम सर्दियों में ही तापते, गर्मियों में नहीं तापते। तो दूसरी बात ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में लिखनी है, यह अभिक्रियाएं वातावरण का ताप बढ़ा देती है। क्या लिखना है बेटा, यह अभिक्रियाएं वातावरण का ताप बढ़ा देती हैं। ठीक है, और अगर बात करें ऊष्माशोषी अभिक्रिया की, भाई ऊष्मा थी, वातावरण गर्म था, उसमें से मैंने ऊष्मा ले ली, तो क्या हुआ भाई, ऊष्मा वहां से इधर आ गई, तो वहां क्या हो गया, ठंडा हो गया। इसका मतलब ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या करती हैं, वातावरण का ताप घटा देती हैं। क्या करती हैं बेटा, वातावरण का ताप घटा देती हैं। ये दो आपको लिखने हैं क्या, अंतर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ेंगे आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगली जो हमारी अभिक्रिया का प्रकार है ना, उसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। क्या नाम है बेटा, विस्थापन अभिक्रिया। चलो अब बेटा पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं, फिर समझते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व, है ना।
पहले परिभाषा लिखेंगे फिर समझेंगे भी, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व, अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है, वो होती है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। इसको ऐसे समझो भाई, आप एक स्कूल में हो, ठीक है। चलो एक बात बताओ, क्या स्कूल में प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल, स्कूल का जो प्रिंसिपल है, वो किसी टीचर को स्कूल से निकाल सकता है? हाँ या ना में जवाब देना। क्या किसी स्कूल में प्रिंसिपल किसी टीचर को स्कूल से निकाल दे सकता है अगर उसको पसंद नहीं आ रहा है? निकाल सकता है भाई, प्रिंसिपल है ना। प्रिंसिपल है तो निकाल सकता है। प्रिंसिपल जो है आपका, प्रिंसिपल वो टीचर जो है उसको हटा सकता है। लेकिन मैं बोलूं कि कोई टीचर, ठीक है, कोई टीचर है स्कूल में, ठीक है, वो प्रिंसिपल को हटा सकता है क्या? उसको लग रहा है अरे यार ये प्रिंसिपल क्या है, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, चलो इसको हटा देता हूँ। क्या हटा सकता है? क्या हटा सकता है? क्या बताओ। तो भाई टीचर जो है वो प्रिंसिपल को नहीं हटा सकता। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ विस्थापन अभिक्रिया में भी लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा ही जाता है प्रश्न, परीक्षा में पूछा ही जाता है ये प्रश्न। और अध्याय 3 में वापिस आएगा ये चीजें अध्याय 3 में वापिस आएंगी। यहाँ समझ में नहीं आई तो आपके 2 अध्याय गए, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। तो बेटा प्रिंसिपल जो है वो टीचर को क्यों हटा सकता है? क्योंकि प्रिंसिपल ऊपर की पोस्ट पे है और टीचर क्या है, नीचे की पोस्ट पे है। इसका मतलब प्रिंसिपल, हमारे अगर केमिस्ट्री की विस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो हमारा प्रिंसिपल अधिक अभिक्रियाशील है। क्या है? अधिक अभिक्रियाशील है। और टीचर को हटा सकता है, क्यों? क्योंकि हमारा जो टीचर है वो कम अभिक्रियाशील है। अब देखो, इसका मतलब ये हुआ कि किसी अभिक्रिया में मैंने क्या किया, ये जो कम अभिक्रियाशील तत्व है, जैसे मैं बोलूं Fe + CuSO4, तो यहाँ अभिक्रिया होती है FeSO4 बनता है और Cu बनता है। तो भाई देखो, कॉपर सल्फेट, यहाँ ये विलयन है। विलयन मतलब, विलयन का मतलब होता है जैसे बेटा आपने पानी में शक्कर घोल दी तो क्या बन गया, शक्कर का घोल, उसी को हम विज्ञान में बोलते हैं विलयन। तो देखो भाई, मैंने लोहे को डाला कॉपर सल्फेट के विलयन में, मुझे यहाँ मालूम है, मैं बताऊंगी क्यों, कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है, कौन क्यों कम अभिक्रियाशील है। तो भाई Fe अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर कम अभिक्रियाशील है। मतलब अधिक अभिक्रियाशील है मतलब प्रिंसिपल है, अधिक अभिक्रियाशील कौन है, प्रिंसिपल है, और कम अभिक्रियाशील है मतलब टीचर है। तो भाई प्रिंसिपल गया और उसने टीचर को हटा दिया कि भाई तुम हटो यहाँ से, मुझे तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा है, और खुद जाके क्लास को पढ़ाने लग गया। तो भाई देखो, Fe ने Cu को विस्थापित कर दिया, हटा दिया, FeSO4 बना और Cu बना। तो भाई मैंने यही परिभाषा लिखी है, अधिक अभिक्रियाशील जो भी होगा, अधिक अभिक्रियाशील तत्व होगा, वो कम अभिक्रियाशील तत्व को हटा देगा। विस्थापन का मतलब होता है हटाना। कौन हटा रहा है? अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को हटा रहा है। डेली लाइफ का याद करो भाई, प्रिंसिपल जो है वो टीचर को हटा सकता है, टीचर प्रिंसिपल को नहीं हटा सकता। भाई प्रिंसिपल है हॉल एंड सोल स्कूल का, वही है, कैसे हटाऊंगा? तो ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, हटा देता है। एक और उदाहरण समझ लो भाई, आप मूवी देखने गए, ठीक है, आप अच्छे से बैठे हुए हो, मस्त बैठे हुए हो, ठीक है, अब ऊपर की सीट पे बैठे हुए आराम से मूवी का मजा ले रहे हो, उधर से आया खली। भाई खली स्ट्रॉन्ग आदमी है ना, खली से पंगा कौन लेगा? अगर खली आपको बोलेगा कि चल हट, यहाँ मैं बैठूंगा, तो आप क्या करोगे? चुपचाप उठ के साइड में बैठ जाओगे। क्यों भाई? खली हट्टा कट्टा है, अगर एक झापट मारी तो मेरे तो पता नहीं क्या क्या हिल जाएगा, मैं पूरा ही हिल जाऊंगा, है ना। तो भाई खली अधिक अभिक्रियाशील है, हम पतले दुबले सुखड़े कम अभिक्रियाशील है,
उसकी तुलना में तो हम सुखड़े ही हैं। अब खली अगर आएगा मेरे को मारने, मेरे को बोलेगा हट तू यहाँ से, तो मैं बिल्कुल हट जाऊंगी। भाई खली साहब आप बैठो, आपकी सीट है ना। क्यों? खली अधिक अभिक्रियाशील है, मैं कम अभिक्रियाशील हूं, तो अधिक अभिक्रियाशील ने इस कम अभिक्रियाशील को हटा दिया, विस्थापित कर दिया। ये है विस्थापन अभिक्रिया। अब इसका उल्टा सोचो, इसका उल्टा सोचो। भाई खली बैठा हुआ है आराम से, मेरी सीट है, भले मेरी सीट है, लेकिन खली बैठा हुआ है आराम से मूवी देख रहा है। मेरी सीट है, मैं आई, यहाँ खली बैठा हुआ है। अब मैं क्या करूंगी? खली को हटाऊंगी? नहीं हटाऊंगी। क्यों नहीं हटाऊंगी? क्योंकि मुझे मालूम है भाई अधिक अभिक्रियाशील है ये, तो भाई क्या है, मस्त हट्टा कट्टा आदमी है, बॉडी वॉडी बनाई हुई है, उससे तो जितना मुश्किल है। अगर इसने कहीं मुझे एक झापट वापट मार दिया तो मेरा तो हो गया काम, तो मैं चुपचाप चली जाऊंगी, मैं इस खली को नहीं हिलाऊंगी। क्या करूंगी? भाई भले मेरी सीट है, भाई खली तू ही बैठ, तू ही मूवी देख, मैं चुपचाप साइड में बैठ जाऊंगी, मैं कुछ भी नहीं करूंगी खली के साथ। कब? जब मैं कम अभिक्रियाशील हूं। तो सेम चीज विस्थापन अभिक्रिया में भी होती है। तो प्रश्न आता है कॉपर सल्फेट के विलयन में, अभी सारी चीजें बताऊंगी, थोड़ी सी शांति रखनी है, ठीक है। चलो, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की चूर्ण डालने पर विलयन का रंग नीला क्यों हट जाता है, या विलयन का नीला रंग क्यों हट जाता है? मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है वो नीले रंग का होता है। कौन सा? नीले रंग का। अब यहां ध्यान से सुनना, जो मेरा लोहा होता है बेटा वो अधिक अभिक्रियाशील होता है। मैम आपको तो पता है, हमें थोड़ी ना पता। कोई बात नहीं, अभिक्रियाशीलता की भी बात करेंगे हम, अभी बात सुनना पूरी, ठीक है। Fe अधिक अभिक्रियाशील है, ये जो कॉपर है वो कम अभिक्रियाशील है। अब बताओ, क्या लोहा कॉपर को विस्थापित कर सकता है? क्या लोहा कॉपर को हटा सकता है? क्या लगता है आपको? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। मैम बिल्कुल कर सकता है, लोहा अधिक अभिक्रियाशील है, प्रिंसिपल है, खली है, और कॉपर कम अभिक्रियाशील है। आपने बता दिया है हमें, तो हमें समझ में आ रहा है कि लोहा अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर कम अभिक्रियाशील है। तो भाई लोहा क्या करेगा? कॉपर को बोलेगा चल हट मेरी सीट से, मैं बैठूंगा। तो लोहा ने क्या किया? कॉपर को हटा दिया और कॉपर की जगह खुद बैठ गया। तो भाई कॉपर की जगह लोहे को बिठाओ, FeSO4, और कॉपर हट गया। तो ये है आपकी विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। तो भाई विलयन का नीला रंग हट क्यों जाता है? विलयन का नीला रंग किसकी वजह से होता है? कॉपर सल्फेट की वजह से। अब देखो, क्या यहाँ पर उत्पाद में कॉपर सल्फेट है? नहीं है। अब कॉपर सल्फेट ही नहीं होगा तो नीला रंग कैसे होगा? जल्दी से बताओ, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, ठीक है। चलो अब इसका उल्टा करके देखो। मैंने क्या किया? फेरस सल्फेट का विलयन लिया और मैंने इसमें डाला कॉपर। अब क्या होगा बताओ? आपको पता है Fe अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर कम अभिक्रियाशील है। अब बताओ क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के सभी बच्चे बताना यार, मेहनत मेरी फालतू नहीं जानी चाहिए, मैंने बहुत मेहनत की है। बताओ भाई जल्दी से। तो बेटा कॉपर कम अभिक्रियाशील है, Fe अधिक अभिक्रियाशील है ना भाई। खली बैठा हुआ है यहाँ, मैं यहाँ से आऊंगी तो मैं खली को नहीं हिलाऊंगी, चुपचाप निकल जाऊंगी, चुपचाप निकल जाऊंगी, कोई अभिक्रिया नहीं करूंगी। चुपचाप निकल जाऊंगी का क्या मतलब है? मैं कोई अभिक्रिया नहीं करूंगी। तो यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक है। तो बेटा आप कौन अधिक अभिक्रियाशील है, कौन कम अभिक्रियाशील है, उसको समझने के लिए हमें पढ़नी होती है सक्रियता श्रेणी। क्या पढ़नी होती है? सक्रियता श्रेणी। और इसी सक्रियता श्रेणी में हम ली और काजू की शादी कराते हैं। लेकिन बेटा हमारा टाइम समाप्त की ओर है, तो आज हम ली और काजू की शादी नहीं करा पाएंगे, लेकिन बिल्कुल हम मंडे को ली और काजू की शादी करवाएंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे इस विस्थापन अभिक्रिया पे, बिल्कुल और ज्यादा डिटेल में
समझेंगे। तो भाई आप लोगों के जो डाउट्स थे मैं लेके आई हूँ, देख लेते हैं। मैम क्या कैथोड और एनोड पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को गैस के रूप में प्राप्त करते हैं? बिल्कुल, कैथोड और एनोड पर हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के रूप में प्राप्त होती है, पहली बात। दूसरी बात बेटा, ये गैस के रूप में तो प्राप्त हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके अंदर घुल जाएगी। वो क्या होगी, जैसे मान लो ये है आपका एनोड, क्या है, एनोड को मैंने ए से दर्शाया। अब यहाँ ऑक्सीजन गैस ऐसे बुलबुलों के रूप में है, मैं यहाँ पे एक परख नली उल्टी कर दूंगी तो ये सारी गैस इस परख नली में आ जाएगी और मैं उसको प्राप्त कर लूंगी। ठीक है, चलो ठीक है, अंदर ग्रहण नहीं करते हैं, हम उसे ले लेते हैं। मैम बल्ब का जलना, आप खुद सोचो भाई, बल्ब का बटन ऑन किया बल्ब जल गया, बटन बंद किया बल्ब ऑफ हो गया, है ना। ऐसा तो नहीं हुआ कि भाई मैंने बटन ऑन किया तो ये बल्ब की जगह ट्यूबलाइट बन गया, है ना, हेलोजन बन गया, कुछ और बन गया। पहले भी बल्ब था, अभी भी बल्ब है, तो बल्ब के जलने में भौतिक परिवर्तन ही होता है। अगला है, मैम आपने बताया कि CaO प्लस H2CaO का होल ट्वाइस, बिल्कुल। फिर आपने बताया कि ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है प्लस ऊष्मा। मैम यहाँ पर ऊष्मा क्यों आया है? भाई ये अभिक्रिया ऐसी हुई है ना। जैसे हम बात करें कैल्शियम की तो बहुत अभिक्रियाशील धातु होता है, कल हम पढ़ेंगे ली और काजू की शादी कराएंगे। तो बहुत अभिक्रियाशील तत्व जब भी किसी चीज से क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो ऊष्मा निकलती है ना। जैसे आपने सुना होगा आपकी 8वीं क्लास में 9वीं क्लास में कि सोडियम धातु जो होती है बहुत अभिक्रियाशील होती है, तो हम उसे केरोसिन में डुबा के रखते हैं, है ना। बहुत अभिक्रियाशील है, बहुत रिएक्टिव है, हर टाइम किसी को मारने धाड़ने में रहती है। ऑक्सीजन से क्रिया करके ऐसा कर लो, पानी से क्रिया करके ऐसा कर लो, तो वो क्या है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होती है। तो फिर वो जब क्रिया करती है तो ऊष्मा निकलती है। क्लियर है बात? चलो, इसमें ऊष्मा बनता है वो आपको याद रखना है, पहली बात। दूसरी बात, ऊष्मा लिखना जरूरी है बेटा। क्लियर है? चलो मैम यदि 2Ag प्लस Cl2, हाँ 2AgCl को मैंने लिखा था 2Ag प्लस Cl2, बिल्कुल। तो मैम हम क्यों नहीं लिख सकते मैम रिमूव माय प्रॉब्लम, क्या लिखा है, क्या 2Ag को Ag2 और Cl2 को 2, हाँ बेटा Ag2 का मतलब हो जाएगा कि 2 Ag हैं और दोनों Ag जो हैं एक दूसरे से किसी बंध द्वारा, प्यार द्वारा जुड़े हुए हैं। लेकिन आपने पढ़ा होगा कक्षा 9 में कि जो सिल्वर है वो एक परमाणु अणु है। जैसे हमारी प्रकृति में बहुत सारे तत्व हैं, है ना। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, उनको उनकी फैमिली आराम से नहीं रहने देती। जैसे हमारे घरों में कुछ बड़े हो जाते हैं लड़के लड़की, तो क्या बोलते हैं, भाई जल्दी से इसकी शादी करा दो। तो वो क्या होते हैं, वो मिल के आपस में रहते हैं। जैसे ऑक्सीजन कभी भी अकेला नहीं रह सकता, उसके घर वाले हमेशा उसकी शादी करवा देंगे। तो वो O2 का मतलब है 2 ऑक्सीजन एक दूसरे से किसी बंध द्वारा, किसी प्यार द्वारा जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम सिल्वर, चांदी की बात करें तो चांदी जो है वो मुक्त अवस्था में रह सकती है ना, वो बंध नहीं बनाती किसी चांदी से। अब मैम हमें कैसे पता चलेगा, तो बेटा उसके लिए आपको 9वीं कक्षा पता होनी चाहिए कि हमारा जो सिल्वर है, वैसे भी प्रैक्टिस के साथ चीजें समझ में आ जाती हैं। अब देखोगे कहीं भी आपको Ag के साथ ऐसा 2 लिखा हुआ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सिल्वर जो है एक परमाणु अणु है, एक परमाणु तत्व है। एक परमाणु तत्व का मतलब है अकेला ही रहता है। जैसे हमारे APJ अब्दुल कलाम शादी नहीं की थी, अकेले ही रहे, उनकी इच्छा थी। तो इसी प्रकार हमारा जो Ag है वो क्या है, स्वतंत्र अवस्था में रहता है, वो किसी Ag के साथ बंध नहीं बनाता। ठीक है, एक परमाणु अणु है, इसीलिए मैं Ag2 लिख दूंगी तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, तो हमारा जो क्लोरीन होता है उसको भी भाई फ्री कोई नहीं रहने देता, घर वाले उसकी भी शादी करवा देते हैं। तो इसीलिए हमें Cl2 ही लिखना है, 2Cl लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन कभी भी अकेला नहीं रह सकता, दूसरे क्लोरीन के साथ शादी करके ही रहेगा। क्लियर है बात? चलो यहाँ पे भी यही बात है बेटा, H2O का होल ट्वाइस, तो ये चीज ही बदल गई, ये चीज ही बदल गई। ये जल का सूत्र नहीं है, फिर ये जल का सूत्र नहीं है, जल का सूत्र H2O ही है। अगर मेरे पास 2 अणु जल के हैं तो मैं आगे 2 लगाऊंगी, अगर मैंने H2O और वापस होल ट्वाइस लगा दिया तो फिर ये जल नहीं रहा।
मैम हमें कैसे पता चलेगा? तो बेटा कोई भी परमाणु अणु हो ना, अणु का क्या मतलब होता है बेटा? एक से अधिक लोग हों, जैसे O2 लिखा, ये अणु है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन है। H2O भाई एक से अधिक लोग हैं, तो ये क्या है? अणु। तो अणु कभी भी ऐसे 2 नहीं लिखोगे अणु के साथ, ये बात ध्यान रख लो। तो H2O अणु है तो कभी भी उसके साथ पीछे नहीं लिखोगे। बेटा इसमें क्या करना है? मुझे ये बात नहीं समझ में आई है ना, तो बताना कि इसमें क्या करना है, तो मैं बिल्कुल बताऊंगी। आई होप ये वाली बात क्लियर हो गई होगी, है ना। आपको ध्यान रखना होगा कि Ag को कभी भी आप Ag2 नहीं लिखोगे, है ना। अकेला जब होगा तब बात कर रही हूँ, जब अकेला होगा तब बात कर रही हूँ। Na को कभी भी Na2 नहीं लिखोगे, आर्गन को कभी भी Ar2 नहीं लिखोगे। ये सब अकेले रहते हैं, ये कभी भी शादी नहीं करते, है ना, ये कभी भी शादी नहीं करते, अकेले रहते हैं। तो ये बात आपकी गलत है। क्लियर? आई होप अब चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैम मुझे जल का विद्युत अपघटन समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मंडे को हम जल का विद्युत अपघटन एक बार वापस पढ़ लेंगे, परेशान नहीं होना है। जाने से पहले हमारी एक क्विज बची है, उसको देखेंगे बिल्कुल, फिर अगली बातें करेंगे। तो देखते हैं क्विज का पहला प्रश्न, श्वसन कैसी अभिक्रिया है? अगला प्रश्न, विस्थापन अभिक्रिया में विस्थापित कौन होता है? विस्थापित का मतलब भाई कौन हट जाता है? समय समाप्त हुआ, दोनों प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। श्वसन के दौरान ऊष्मा निकलती है और उसी से हमें एनर्जी मिलती है, मतलब ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्मा निकल रही है। विस्थापन अभिक्रिया में हमने क्या बोला था? जो अधिक अभिक्रियाशील है प्रिंसिपल, वो क्या कर रहा है? कम अभिक्रियाशील तत्व टीचर को विस्थापित कर रहा है, हटा रहा है। तो भाई जो तत्व कम अभिक्रियाशील हो वो विस्थापित हो जाएगा। क्लियर है? तो आज आपको घर पे जाके होमवर्क क्या करना है, तो होमवर्क लिख लो अपना। तो होमवर्क है बेटा, आपको वो जो श्वसन वाली अभिक्रिया है उसका संतुलन करना है। क्या करना है बेटा? संतुलन करना है। और कुछ अभिक्रिया लिख रही हूं, उसमें अभिक्रिया के प्रकार बताने, ठीक है। तो अभिक्रिया के प्रकार बताओगे? चलो, पहला है इन तीनों में अभिक्रिया के प्रकार बताने हैं। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। हम फिर मिलेंगे मंडे को, और मंडे को श्योरली हमें ली और काजू की शादी करवानी है। तो भाई इंटरेस्ट के लिए बने रहना है, कहाँ पर? डाउटनेट की केमिस्ट्री की क्लास में। तो मिलते हैं।